जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं नवीन बाजपेयी एमडी क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर हम लोग सीखते हैं हर रोज कुछ नया। और आज के इस नई सीरीज में हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जी हां प्यारे बच्चों, मोस्ट एक्सपेक्टेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस को आज हम लोग सीखने वाले हैं यहां पर अगले लगभग 45 से 50 मिनट के सेशन में। अब होगा ये कि बहुत सारे बच्चों को इसके आंसर्स वगैरह पता होंगे, तो मैं दो तरीके से ईडियम्स वगैरह बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको जो ईडियम्स के क्वेश्चन आने वाला हूं उसके आंसर आपको बता दूंगा, एज वेल एज इस ईडियम को किस तरह से हम लोग अपनी लाइफ में रिलेट कर सकते हैं और इसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं, यह भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई एक काम छोटा सा जो करना रहता है वो आपको हमेशा की तरह एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, फटाक से जुड़ जाएं। तो भाई शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और यहां पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि भैया मोस्ट एक्सपेक्टेड ईडियम्स डिस्कस करने वाले हैं। कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड? अब पूछो सर मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको कैसे पता है? भाई मुझे ऐसे पता है कि मैंने तमाम एग्जाम्स दे रखे हैं, तमाम पेपर्स सॉल्व कर रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, और ये जानता हूं कि कौन से इडियम्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आज जो इडियम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, अगर आप इनको उठाकर गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं। इतने जबरदस्त इडियम्स आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो भाई चलते हैं अपने आज के पहले पेज पर। चलिए, पहले पेज पर जो आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप में से जो भी बच्चे किसी भी प्रकार के कोर्स में अगर रुचि रखते हैं, उदाहरण के तौर पर आप मैथ फाउंडेशन खरीदना चाहते हैं, यानी अगर आपको मैथ कमजोर है प्यारे बच्चों, तो आप मैथ का फाउंडेशन कोर्स, इसी तरह से जीएस का फाउंडेशन कोर्स, इंग्लिश का 360 बैच, एडवांस्ड मैथ का अंतिम पड़ाव बैच, डीएनए वीओडी बैच और पुष्पा वीओडी बैच, इस तरह के तमाम बैचेस जो अभी रनिंग है हमारे वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर। तो भाई अगर तुमको लगता है कि तुम्हें मैथ नहीं आती, तो जाओ यार सत्यम सर का मैथ का कोर्स बाई करो, मात्र 399 में है 60% डिस्काउंट के साथ। इसी तरह से फिर जीएस फाउंडेशन का विशाल सर का, फिर हमारा कोर्स भी है, इसके बाद एडवांस मैथ सागर सर, फिर सत्यम सर का, उसके बाद मैम का, सर का, सारे कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों ने प्राइसिंग ले रखी है बहुत बड़ी प्राइसिंग नहीं है, और इसी को देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करा लिया है। तो देर किस बात की, आप भी एनरोल करा लो प्यारे बच्चों, ताकि आपके एग्जाम में जो आपको समस्याएं आती ना वो ना हो। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं ना, तो यार मेरा कभी अगर एसएससी के सिलेक्शन में रुका है तो सबसे ज्यादा मेरे को मैथ में प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे पास उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी कि भाई कोर्स बाई कर लेते, है ना, इतने सस्ते सस्ते में। आज आपके पास सुविधा, ये मौका भाई हाथ से जाने मत देना, एनरोल कर लो फटाक से। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले जो है पेज पर आते हैं, जहां पर व्यक्तिगत जो हमारा कोर्स चल रहा है इंग्लिश फाउंडेशन का, जो भी बच्चे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ क्योंकि एमटीएस का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो भैया एमटीएस की तैयारी भी शुरू कर दो। उसमें भी अंग्रेजी आती है और बहुत बेसिक लेवल की आती है, जो कि आपको इस फाउंडेशन बैच में मैं पढ़ाने वाला हूं, तो उसको आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी सीखेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो सिखा दूंगा वो सीख गए अगर, तो एग्जाम जरूर निकल जाएगा, ये वादा है मेरा, ठीक। अभी कंप्लीट कोर्स मैं आपको कराने वाला हूं प्यारे बच्चों, इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, ठीक। 60% का डिस्काउंट इस समय रनिंग पर है। 875 इसकी जो टोटल फीस है, इसमें डिस्काउंट के बाद 350 रुपीज आपको मात्र देना है। करने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले जाकर एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उसके बाद जाइए कोर्स वाले सेक्शन में जहां पर आप बाई कर पाएंगे कोर्सेज को, इंग्लिश फाउंडेशन के कोर्स पर जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे। उसके बाद होली 60 क्या लगाना है आपको, कौन सा कोड, होली 60 कोड लगाना है आपको, ठीक है। ये जब आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 875 का जो अमाउंट है वो 350 हो जाएगा, और इसको एक्सटेंड किया गया है 24 मार्च तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे थे, एनरोल नहीं कर पा रहे थे, टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे, बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है। बात समझ में आ गई। और क्लासेस जो है वो आपकी 28 मार्च से आरंभ होंगी। कब से आरंभ होंगी? आपकी 28 मार्च से क्लासेस आरंभ होंगी, शुरू हो जाएंगी मेरे भाई। तो अब बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपको योमेंस सर्विस के बारे में बताना कि भैया योमेंस सर्विस का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे बच्चे आंसर देना तुरंत शुरू कर देंगे कि एबीसीडी होगा, लेकिन भाई देखो जिसका सही आ जाए अच्छी बात है, जिसका गलत हो कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चों के आंसर्स लगातार आते रहते हैं एंड आई कैन सी ऑल ऑफ देम। देखो भाई योमेंस सर्विस का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या, एक्सीलेंट सर्विस, यानी सबसे बेहतरीन सर्विस की अगर कोई बात करता है तो उसे कहा जाता है योमेंस सर्विस, ठीक है। अभी आपको अगर मैं
इंग्लैंड की तस्वीरें दिखाऊं तो इंग्लैंड की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि वहां पर एक रेड कलर का पूरा जो है यूनिफॉर्म पहने और बड़ी सी ब्लैक कलर की हैट लगाकर कुछ लोग खड़े रहते हैं, खास करके राज दरबार जो वहां पर है इंग्लैंड में, वहां पर उसके सामने खड़े रहते हैं। तो उन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है योमैन। अब हिंदी में क्या कहते हैं, दरबारी ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में योमैन। अब अगर मैं बात करूं उनकी सर्विसेज की, तो टॉप नॉच क्वालिटी की सर्विसेज होती हैं। वो इतने अपनी ड्यूटी के लिए कमिटेड होते हैं कि उनके अगल बगल कुछ भी हो रहा हो वो बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहते हैं। आपने इस तरह के तमाम वीडियोस भी देखे होंगे, तो भाई उसको उसी से याद कर लेना कि यो मैन जो सर्विस देगा वो एकदम एक्सीलेंट सर्विस होगी, टॉप नॉच क्वालिटी की सर्विस होगी। साथ ही साथ यो मैन को यो यो हनी सिंह से याद कर सकते हैं कि हनी सिंह ने जो शुरुआत में सर्विसेज दी थी अपने गाने को लेकर, जो उसने रैपिंग, जितने भी रैप सॉन्ग्स बनाए थे, जितने भी रैपिंग की थी, तो सारे जो गाने कैसे थे, एक्सीलेंट थे, लोगों को पसंद आए। उसके बाद तमाम ऊट पटांग और भी सिंगर्स आ गए, वो बात की बात है, लेकिन भैया यो यो हनी सिंह के जो गाने थे वो जबरदस्त थे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन लोग। अपना अगला क्वेश्चन है टू कॉल इट अ डे। इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे बच्चे लगातार आंसर देना शुरू कर देते हैं। भाई ए बी सी डी, क्या आंसर होगा? जबरदस्ती आंसर मत देना कि हाँ कुछ भी उठाकर दे दिया। पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो भाई सीधी बात है, सर नहीं पता या फिर नन ऑफ दी अबव का ऑप्शन होता है। मैं आपको आंसर बता देता हूं भाई, इसका सही आंसर होगा टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, यानी कि किसी भी कार्य को समाप्त करना। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि कहीं पर कार्य चल रहा है, जैसे कि कहीं पर ऑफिस में कोई काम चल रहा है, फैक्ट्री में कोई काम चल रहा है, तो किया क्या जाता है, जब ड्यूटी खत्म होने का टाइम आता है तो सब बुलाया जाता है, चलो चलो भैया सब लोग का काम खत्म हो गया, चलो 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 चलो। तो कॉल इट अ डे सबको बुलाने कब लगते हैं? जब हमें काम को कंक्लूड करना हो, समाप्त करना हो। तो काम की जो समाप्ति होती है उसको घोषणा करने को कहा जाता है कॉल इट अ डे। तो शुद्ध हिंदी में लिख लेंगे काम समाप्ति की घोषणा। बात समझ में आ गई? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा जितने ऑप्शन दे रखे थे वो इररिलेवेंट है, उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, टू पुट अप विद। अब इसका क्या मतलब होता है? बड़ा कमाल के ऑप्शंस दे रखे हैं, टू अकोमोडेट, टू एडजस्ट, टू अंडरस्टैंड या टू टॉलरेट। ये सारे ऑप्शंस दे रखते हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो भी है, चलिए फटाक से देखते हैं कौन दे पा रहा है। हाँ भैया, कुछ के ए बी सी डी, भाई हमेशा ये होता है कि कोई ए देगा, कोई बी देगा, कोई सी देगा, लेकिन जो सही आंसर है वो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही आंसर होता है टू टॉलरेट, यानी बर्दाश्त करना। क्या होता है? बर्दाश्त करना होता है। टॉलरेट का मतलब आप लिख लेंगे बर्दाश्त करना। क्या लिख लोगे? बर्दाश्त करना। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो सही आंसर आपको मिल गया कि भैया पुट अप विद का क्या मतलब हो जाता है, टू टॉलरेट, यानी किसी के साथ बर्दाश्त करना। उदाहरण के तौर पर आप अक्सर बोलते हो कि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी पुट अप विद यू अ लॉट। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा, आई विल नॉट पुट अप विद एनी मोर, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, टू फेस द म्यूजिक। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब पता होगा, लेकिन भाई सही आंसर जो है वो तो मैं ही बता पाऊंगा, या फिर कुछ बच्चे भी बता सकते हैं, वो भी स्मार्ट बैठे हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास, टू एंजॉय म्यूजिकल रिसाइटल। म्यूजिकल रिसाइटल का मतलब होता है, रिसाइट का मतलब होता है जैसे आप पोएम वगैरह सुनाते हैं उसे रिसाइट करना कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या उसका मतलब ये होगा? या फिर टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, या टू लाइव इन अ प्लेजेंट एटमोस्फियर, या सॉरी टू लिव इन अ प्लेजेंट एटमोस्फियर है। अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से लाइव इसलिए निकला क्योंकि वी आर लाइव ऑन दी YouTube, दैट इज वाई। टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम, ये आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो क्या है? टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है परिणाम भुगतना। क्या होता है? परिणाम भुगतना। सो सही आंसर आप लिख लेंगे इसका ए वाला, और बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। हमें ये अच्छे से पता है कि अगर हम किसी कारणवश कभी फेल हुए हैं या मैंने कोई गलती कर दी है, तो हमारे जो माँ बाप रहे हैं उन्होंने हमेशा हमको बहुत म्यूजिक सुनाया। अब कौन सर म्यूजिक सुनाया, बड़े अच्छे माँ बाप थे। भाई म्यूजिक का मतलब मैं अपने माँ बाप को म्यूजिक, जो उनकी डांट होती थी ना, उसको म्यूजिक की तरह ले लेता था कि भाई सुन लो, क्योंकि अगर मैंने जवाब दिया या मैंने कुछ उटपटांग बोला उसके विरोध में, तो कहीं ना कहीं मेरी कुटाई जो है वो डबल हो जाती थी। तो भैया माँ बाप क्या करें, जब आपको सुनाए तो आपको चुपचाप उनकी म्यूजिक को, मतलब उनके सुनाने को म्यूजिक की तरह बस इनटेक कर लेना है। हाँ बोलो बोलो कोई बात नहीं है, ठीक है जो है। अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भैया परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। या फिर यूं कहें कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो गलती करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उनको भुगतना पड़ता है। और इसी तरह से जो माँ बाप हमको ताने मारते हैं, सुनाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, इनको भी ताने को आप गाने की तरह ले लो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि माँ बाप तो भाई आपको सही के लिए ही सिखाते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। फिलहाल आप इसका सही आंसर लिख लेंगे, टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम भुगतना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, टू टेक टू हार्ट, दिल पे लेना।
कहते नहीं यार दिल पे न लो भाई, है ना। ऑप्शन से आपके फिलहाल टू बी इनकरेज्ड, टू ग्रीव ओवर, टू लाइक, टू हेट। देखिए नफरत करना, पसंद करना, और इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। देखो भाई सही आंसर जो है वो टेक टू हार्ट का मतलब होता है टू ग्रीव ओवर, यानी कि किसी भी चीज पर शोक मनाना, दुख जताना कहलाता है हार्ट। कहते हैं यार मेरे को भी दिल से तकलीफ हो रही है भाई, किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं जाके, यार दिल से तकलीफ हो रही है। वो तुम लोगों ने वो नहीं देखा मीम, अरे दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। तो उसका जब चेहरा देखो तो लगता है कि यार वो बड़ा दुख में है, बड़ा शोकीय चेहरा बनाता है। फिलहाल ऐसे याद कर लेंगे उसको कि दिल पे हम लोग तब लेते हैं, तो कई बार जब हम अफसोस कर रहे होते हैं तब हम लोग दिल पे ले लेते हैं बात को। फिलहाल 20 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखो अभी जो 5 हम लोगों ने क्वेश्चन देखे इडियम फ्रेजेस के, वो डायरेक्ट थे। एग्जाम में यह भी तरीका दिया जाता है कि आपको एग्जाम में एक पूरा सेंटेंस लिख दिया जाएगा और उस सेंटेंस का ये अंडरलाइन पार्ट जो रखा हुआ है इसको रिप्लेस करना होता है, या यूं कहे कि इसका आंसर बताना होता है, इसका मीनिंग बताना होता है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में पहला है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, ऑन दी हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। हॉर्न का मतलब होता है सींगे, और डिलेमे का मतलब मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, डिलेमे का मतलब होता है दुविधा में, जब मैं आपको प्रेपोजिशन की एक एक्सरसाइज करा रहा था। जिन बच्चों ने नहीं देखा उस वीडियो को देखें जाकर जरूर। भाई देखो हॉर्न्स मतलब सींगे हो गया, ऊपर से ये डिलेमा मतलब हो गया दुविधा। एक तो दुविधा, ऊपर से उसकी सींगे निकली हुई है। अरे भैया किसी की भी सींगों पर लटक जाओगे तो जीवन में समस्या ही समस्या हो जाएगी। और वैसे भी डिलेमा लिखा हुआ है मतलब कि समस्यात्मक, यानी कि प्रॉब्लम। सही आंसर जो है इसका हो जाएगा इन डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या हो जाएगा? इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके अलावा इसमें नर्वस है, टेरिबल है, सस्पेंस है, ये सारे ऑप्शन आपको घबराने के लिए और डराने के लिए दिए जाते हैं। सही आंसर आप सिर्फ डिलेमा याद रखोगे। डिलेमा यानी दुविधाओं की सींगों पर बैठ जाना। अरे भैया सांड बैल कुछ भी आ जाता है तो दुविधा तो वही है सामने, और वो तुमको क्या करे, लटका ले, है ना, अपनी सींगों में फंसा ले, तो मेरे भाई आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि आप बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। आप एकदम जो है डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएंगे। ऐसे याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ही डाइड इन हार्नेस। इस ईडियम का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने आपको इस ईडियम का मतलब बताया था। देखो भाई हार्नेस का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई हार्नेस होता है प्रोटेक्शन के लिए पहने जाने वाली जो बेल्ट वगैरह आपने देखी होगी, सामान्यतः आपने पैराग्लाइडिंग देखी होगी। नहीं देखा होगा तो पिछले साल का आपको वो वीडियो याद होगा जिसमें एक व्यक्ति हवा में उड़ रहा होता है और कहता है आज मैं आसमान की गहराइयों में, आसमान की ऊंचाइयों पर, और उसके बाद वो तमाम जो है गाली गलौज के तरीके उसने बहुत सारे वर्ड्स बोले थे और आपको बड़ा अच्छा भी लगा था। तो मेरे भाई आप उसी से ईडियम याद कर लो। हार्नेस वही होता है जो उसने बेल्ट वगैरह पहन रखी थी, सारी चीजें यहां पर उसने शोल्डर के पास, कमर के पास, पेट के पास, जो भी चीजें उसने बेल्ट वेल्ट पहन रखा था उसको बोलते हैं हार्नेस। और कोई वही पहने पहने मर जाता है अगर, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाता है? डाइड वाइल वर्किंग, यानी कि काम के दौरान मृत्यु हो जाना। हालांकि हार्नेस का एक मतलब और भी आप चाहो तो लिख सकते हो कवच। शुद्ध हिंदी में क्या लिख लोगे? कवच। पुराने जमाने में या पुराने जमाने की मूवी आपने देखी होगी, अरे छोड़ो पुराने जमाने की, आपने वो मूवी देखी होगी आयरन मैन का जो लास्ट पार्ट कौन सा, थैनोस वाला जो था, वो लास्ट मूवी आई थी जिसमें आयरन मैन को मरते हुए दिखाया गया है। आपको याद होगा जब आयरन मैन की डेथ हुई थी उस मूवी में, तो क्या भैया वो कवच पहने ही तो मर गया था ना? ऐसा ही तो हुआ था कि वो कवच पहने था और उसकी डेथ हो गई थी, है ना? तो मेरे भाई इसका आंसर यही हो जाएगा फिर, डाइड वाइल वर्किंग, क्योंकि वो उस समय काम कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था, दुनिया को बचाने निकले थे, यूनिवर्स को, और फिर लड़ते लड़ते क्या हुआ, मर गए भैया, अपने सूट में ही मर गया, अपने कवच में ही मर गया। अगर नॉर्मली भाई अगर काम ना कर रहा होता तो सूट किनारे रहता और तब मरता, तो उसको फिर डाइड इन हार्नेस नहीं कहा जाता है। लेकिन आप अगर सुरक्षा के दौरान, मतलब जब आपने सुरक्षा पेटी बांध रखी है, जब आपने कवच पहन रखा है, तब साफ साफ जाहिर होता है कि आप उस समय काम कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे कि आयरन मैन जो है ही डाइड इन हार्नेस, ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल हिज स्कीम्स एंडेड इन स्मोक। सारी जो उसकी स्कीम्स थी, जो उसकी प्लानिंग थी, वो सारी कहां उड़ गई? धुएं में उड़ गई। मेरे भाई बहुत सारे लोग, आप में से नहीं हो सकता है, आप के मोहल्ले में से, आपके दोस्त यार मित्र में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फू फू करके धुआं उड़ा रहे होते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, जब हम लोग कोई चीज धुएं में उड़ा देते हैं तो उसका कोई रिजल्ट आता है क्या? कोई रिजल्ट नहीं आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केम टू नथिंग। उसकी सारी स्कीम धुएं में उड़ गई, यानी क्या हो गई? सब खत्म हो गई, या कोई परिणाम ना निकलना। क्या लिख लेंगे? अंग्रेजी में लिख लेंगे नो रिजल्ट, और हिंदी में आपको पता ही है लिख लेंगे कोई परिणाम ना निकलना। वैसे भी यार जब आप स्मोकिंग करते हैं, मतलब आप नहीं कोई भी करता हो, तो स्मोकिंग करने वालों को भैया हमको ये बता दो कि मिलता क्या है। तो दोज हु स्मोक
don't get any kind of result and their all efforts are going in vain, है ना, their all efforts are being ended in smoke by them only. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 9, द यंग बॉय वाज किकिंग हिज हील्स इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स स्टर्न वार्निंग। अपनी मां की कड़ी चेतावनियों के बावजूद जो नौजवान लड़का था, यंग बॉय था, वो क्या कर रहा था, अपनी हील्स को किक कर रहा था, अपनी हील्स को किक कर रहा था। किक तो जानते ही होगे, सामान्यतः वो किक मारना। एक सलमान भाई ने मूवी बनाई थी जिसमें आया था किक नहीं मिल रही है मुझको, तो एक्चुअली कोई जाकर मारना देना किक उनके, है ना, वहां मतलब था कि एक हमको पॉजिटिव वाइब नहीं मिल रही, पॉजिटिव एनर्जी, वो किक का अलग सेंस था वहां पर। फिलहाल ऑप्शन है आपके, प्लेइंग हैप्पीली, किकिंग समवन, वेस्टिंग टाइम, पासिंग जेस्चर ऑफ डिसरिस्पेक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं वो कि अपनी मां को क्या कर रहा था, निरादर या फिर जो सम्मान होता है वो नहीं दे रहा था। तो क्या कर रहा था, सही आंसर हो जाएगा इसका वेस्टिंग टाइम। जो भी आंसर दे रहे हैं भाई, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी लोग आंसर देते रहे भाई लगातार, और यहां पर आंसर्स आ रहे हैं, वेस्टिंग टाइम भी आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अब इसको याद कैसे करोगे, देखो भाई, सामान्यतः क्या होता है, आपने देखा होगा, अभी मैं एक्चुअली यहां नीचे कैमरा तो नहीं जा सकता है, लेकिन आपने कभी एक पैर उठाकर और इस तरह से ऐसे खड़े हो दीवार पर सहारा लेते हुए ऐसे देखा होगा। तो अपनी दीवार कभी कभी पैर ऐसे ही फालतू में चला रहे होते हैं, ऐसे फालतू में वॉक कर रहे होते हैं। ये हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पास फालतू का टाइम पड़ा होता है। अन्यथा पैरों को तो हम तब चलाते हैं जब हमें काम करना हो, जब हमें वॉकिंग करनी हो, रनिंग करनी हो। इसके अलावा तो हम लोग पैरों का इस्तेमाल और किसी चीज के लिए करते नहीं। तो फालतू में अगर किक कर रहे हो, इसका मतलब टाइम बर्बाद करते घूम रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो वही याद रखेंगे कि फालतू में अपनी हील्स यानी कि अपनी एड़ियों को फालतू में चलाना इज कॉल्ड व्हाट, वेस्टिंग टाइम। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, लिखा हुआ फातिमा फेल्ट दैट शी हैड बीन मेड अ स्केपगोट इन फॉर सन्स इनकम्पिटेंस। ये बोला जा रहा है कि सन की यानी पुत्र की असक्षमता की वजह से फातिमा ने ये महसूस किया कि उसको स्केप गोट बना दिया गया है। शुद्ध हिंदी में बात करें तो स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। क्या होता है, बलि का बकरा। वैसे बकरी भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सही जो हिंदी होती है वो बलि का बकरा कहा जाता है और बहुत कॉमनली यूज है। अबे बलि का बकरा बना दिया, मतलब कि चारे की तरह इस्तेमाल करना। फूल है, विटनेस है, फाल गाई है, प्रॉक्सी है, चारे की तरह इस्तेमाल करना। मेरे भाई जो किसी के जाल में फंस जाए तो सही आंसर इसका हो जाएगा फॉल गाई, यानी किसी के झांसे में फंसने वाला व्यक्ति कहलाता है स्केप गोट। बलि के बकरे को कहा जाता है स्केप गोट, और हिंदी में कहते हैं उसे फॉल गाय। बात समझ में आ गई, सही आंसर इसका होगा सी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, शी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। उसने अपने इन्वॉल्वमेंट को, जो उसकी शामिल होने की प्रेजेंस थी, या जो अपनी प्रेजेंस को क्या किया, उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, वो भी पॉइंट ब्लैंक एकदम। अच्छा, आपने ये सुना होगा ना पॉइंट ब्लैंक शॉट, गन वगैरह में आपने सुना होगा। इसको कब बोला जाता है, जब भैया कोई चीज किसी को डायरेक्टली हिट करती है तो उसे कहा जाता है पॉइंट ब्लैंक। बहुत सारी वेब सीरीज में इसका इस्तेमाल किया गया कि ही वॉज किल्ड पॉइंट ब्लैंक, मतलब डायरेक्टली मारा गया था, एकदम निशाना लगाकर, गलती से कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट की जब बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ब्लैंक। या फिर ऐसे याद करो कि पॉइंट लगाया मैंने, बाकी सब कुछ ब्लैंक था, इसलिए निशाना एकदम डायरेक्टली जाकर लग गया। तो कनेक्ट कर सकते हो। ये तरीका जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो आप देख लेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट इज हार्ड टू स्ट्राइक अ बार्गेन, इट इज हार्ड टू स्ट्राइक अ बार्गेन विद अ वुमन, यानी कि एक महिला के साथ मोल भाव करना या डील तय करना बड़ा मुश्किल होता है। बात समझ में आ गई, है ना। तो इसका सारे लोग जो है क्या करेंगे, सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे लाइव इस समय जुड़े हुए हैं उसको फटाक से आंसर देंगे कि क्या भाई आंसर हो सकता है इसका। चलिए भाई, फटाक से आंसर आ रहा है बहुत तेज। मैं तब तक ले लेता हूं थोड़ा सा पानी, ताकि मैं पानी पानी हो जाऊं, है कि नहीं। चलिए भाई, फटाक से बताएं इसका क्या मीनिंग हो सकता है, स्ट्राइक अ डील। चलो सेकंड रुकिएगा। देखो भाई, स्ट्राइक अ डील का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक मतलब सामान्यतः होता है हिट करना, हिट करना, ठीक है, मारना वगैरह। बार्गेन जो होता है इसका मतलब होता है मोल भाव करना, नेगोशिएट का मतलब भी मोल भाव करना होता है। लेकिन इसका जो सही आंसर जाएगा, जिन बच्चों ने भी दिया था ए, वही सही है, टू फाइनलाइज अ डील, मतलब कि महिला के साथ एक डील फाइनलाइज होना बड़ा मुश्किल कार्य है। आपको भी अच्छे से पता होगा, हमारी माताएं बहनें जाती हैं, और बहुत सारी लड़कियां भी देख रही होंगी इस वीडियो को, तो वो लोग भी जाती हैं दुकान में, बड़ा टाइम लगा देती हैं बार्गेनिंग के चक्कर में। अरे भैया और ले लो, अरे भैया और कम कर लो। 800 का आइटम 200 रुपए में बोलकर भैया इतना ही पड़ता
आता है उसी को दुकानदारी सिखाने लगते हैं। तो भैया इसी चीज को कहा जाता है स्ट्राइकिंग अ बार्गेन। और कहीं ना कहीं क्या होता है, जो डील हो रही होती है उसके होने में बड़ा समय लग जाता है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर 13 का। यू हैड बेटर गेट अप नाउ और यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तुमको बेहतर होगा कि स्कूल चले जाओ, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। गेटअप की बात की जा रही है, यानी कि क्या करो, उठो और निकलो, उठो और निकलो, अन्यथा क्या हो जाएगा भैया, तुमको देरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सलाह दे जा रही है और सलाह के लिए आंसर होता है शुड, या फिर कहें कि हैड बेटर का मीनिंग क्या होता है भाई, शुड होता है। सजेशन के लिए, सलाह के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है, उठ जाओ नहीं तो तुमको अब लेट हो जाएगा, और ये सलाह है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 14वां नंबर है। He took his father's advice to heart. उसने अपने फादर की एडवाइस यानी उनकी सलाह को अपने दिल पर ले लिया। ऑप्शंस आपके पास हैं, कैजुअली, पेशेंसली, सीरियसली और क्वाइटली। देखो भाई, टेक इट टू दी हार्ट का एक मीनिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका मतलब यह भी होता है कि किसी भी चीज पर हम शोक मनाते हैं, ग्रीफ करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका मतलब एक और भी होता है, सीरियसली। अगर आप दिल पर कोई बात ले लेते हैं, अगर आप दिल पर कोई बात ले लेते हैं तो वो क्या होती है, सीरियस हो जाती। कहते हैं अबे यार सीरियस हो गए क्या, अबे यार दिल पे ले लिया भाई तुमने, यार दिल पर ना लो। तो इसी को कहा जाता है मेरे भाई, क्या, सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा टू हार्ट। अगर आप किसी की एडवाइस को दिल पर लेते हैं इसका मतलब आप सीरियसली ले रहे हैं। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आप उसकी बात का बुरा मान गए, या तो आप उसके करने पर आगे चलने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर जब हमारे माँ बाप कहते हैं कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, तो हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। वहीं कहीं सस्ते मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पर मिल जाते हैं, कभी कभी हम भी बन जाते हैं इस तरह के। हमने एक शायरी सुनाई, एक जाकर कहीं से कॉपी पेस्ट करके, और आप इतना मोटिवेट हो गए कि अपने माँ बाप की बातों को दरकिनार करते हुए मेरी बातों को मान लिया। मैं जीवन भर ये कहूंगा कि अध्यापक से पहले माँ बाप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और असली मोटिवेशन जो होता है ना, वो जिंदगी में तब आता है जब आपको जिंदगी की असली सच्चाई का पता चलता है, और वो सच्चाई आपके माँ बाप ऑलरेडी देख चुके हैं यार। समझ रहे हैं ना, जो जिंदगी आप जी रहे हैं ना, जो छोटी छोटी चीजें आप देख रहे हैं, वो माँ बाप ऑलरेडी देख चुके हैं। आप कहोगे सर मोबाइल नहीं देखा है, सर जियो नहीं देखा है। अरे भाई क्या बात करो, जियो से बड़ी दुनिया उन्होंने देख ली है। आप गूगल से पढ़ रहे हो, और वो वहां से पढ़ते थे मेरे भाई जहां से कोई सोर्स नहीं होता था। तो वो ज्ञान परम ज्ञान होता है। गूगल तो लोगों से देख देख के, लोगों से सीख सीख के बन रहा है ज्ञान। बात समझ में आ रही? इसलिए माँ बाप को कभी दरकिनार ना किया करें, उनकी सलाह को हमेशा टेक देयर एडवाइस ऑलवेज टू योर हार्ट, अपने दिल पर लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा, और कभी बुरा मत मानिएगा। मैंने गलती की थी, इस वजह से आपको मैं बताता हूं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, 15वें पर। कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस लगेज? क्या आप अपना हाथ दे सकते हो इस लगेज? अब यार मुझे लगता है कि ये तो तुम लोग बता ही दोगे भैया, हाथ देने का मतलब क्या होता है, सहारा देना। तो कहीं ना कहीं आंसर होगा ही होगा। ये लो लिखा हुआ है हेल्प मी विद, वैसे भी लगेज लिखा हुआ था। अरे इस लगेज को पकड़ाने मेरी मदद करोगे? तो भैया हाथ से ही तो करेगा मदद। तो सीधा सीधा इसका आंसर दे रखा था हेल्प मी विद, अपना हाथ दो भाई। अगर कोई गड्ढे में गिर जाए, कोई नाले में गिर जाए, कोई कुएं में गिर जाए, तो हाथ ही तो निकाल रहा होता है। तो अगर आप अपना हाथ देते हैं इसका मतलब आप उसकी मदद कर रहे हो। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, 16वें पर। ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट। वो और उसका दोस्त सेम यानी कि उसी बोट में सेल कर रहे हैं। सेल मतलब वही होता है जो बोट चलाने को बोलते हैं, सेलिंग इन द बोट, सेलिंग द बोट कहा जाता है। यानी कि अब इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन है सेलिंग टुगेदर इन द सेम बोट, सेलिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, सॉरी शेयरिंग है उसमें, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, गेटिंग रिड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके बहुत सारे यहां पर मीनिंग लिखे हुए हैं, लेकिन जो सही आंसर है इसका वो है सी वाला, बीइंग इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि समान तरह की समस्या में होना। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई आपसे पैसा मांग ले, भैया भैया पैसा दे दो यार, बहुत जरूरत है यार, इतने दिन से यार जो है घर पानी का खर्चा नहीं चला घर भर का, और बड़ी दिक्कत हो रही खाना पानी में। तो बोले अच्छा, तो बोले यार हमारे पास भी यही दिक्कत है। तो क्या बोल सकते हो, आई एम सेलिंग द सेम बोट, आई एम सेलिंग द सेम बोट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो क्या, आई एम इन द सेम बोट। तो भैया अगर सेलिंग नहीं भी लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हो इन द सेम बोट, मतलब वही होगा कि इन द सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम में होने को कहा जाता है इन सेम बोट। सोचने वाली बात है कि अगर नाव में छेद हो गया और आपके दोस्त साफ साफ उसको साथ साथ तैर रहे हो, साथ साथ उसको चला रहे हो, एक्चुअली सेल कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा भैया, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए हम लोग, सेम सेम सिचुएशन में हो गए। तो सही आंसर इसका जो होगा वो सी होगा। इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस इस तरह से दिए जाते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ईडियम कभी भी दी जाए तो उसका डायरेक्ट मतलब तो होता ही नहीं है।
कहीं ना कहीं वो इसीलिए लिखे गए हैं कि आप घूम फिर कर कुछ और लगा दें, और कुछ बच्चे इसको लगा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें प्यारे बच्चों। इसका मतलब होता है समान तरह की कठिन उसमें होना, परिस्थिति में होना। अगला क्वेश्चन आपके पास है, टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर द गिफ्ट ऑफ गैब। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं यानी सफल होना चाहते हैं, तो आपको गिफ्ट ऑफ गैब की जरूरत है। किसकी जरूरत है? गिफ्ट ऑफ गैब की जरूरत है। अब मेरे भाई आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में ही आंसर लिखा हुआ है, एबिलिटी टू स्पीक वेल, यानी कि एक बेहतरीन क्षमता अच्छा बोलने की, उसको कहा जाता है गिफ्ट ऑफ गैब। अब देखो, गिफ्ट तो तुम्हारे पास हो जाएगा क्या? उपहार हो गया। और गैब की बात करें तो गैब क्या हो जाएगा? गैब को याद कर लो ग्रैब से। किससे याद कर लोगे? ग्रैब से। हालांकि ग्रैब का मतलब दबोचना होता है, लेकिन अगर आप अपने शब्दों से किसी को दबोचते हैं तो उसे कहा जाता है गिफ्ट ऑफ गैब। अगर मैं आपको याद कराने की बात करूं तो मैं एक सेंटेंस भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये बहुत नामी व्यक्ति हैं ये, अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अगर मोदी जी के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मोदी जी हैज द गिफ्ट ऑफ गैब। ऐसे करके मैं सेंटेंस लिख सकता हूं, द गिफ्ट ऑफ द गैब। ऐसे सेंटेंस मैंने लिखा इसलिए क्योंकि भैया मोदी जी के पास बोलने की कला है, जिसकी वजह से उनके लाखों फैंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि किसी और व्यक्ति में बोलने की कला है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, इनका नाम हटा देना। या तुम्हें अगर व्यक्तिगत कोई इनसे रार हो तो भी तुम इनका नाम हटा देना। या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बोलने की बहुत अच्छी कला है, तो लिख सकते हो कि भैया आई हैव गिफ्ट ऑफ गैब, आई हैव अ गिफ्ट ऑफ गैब, ऐसे लिख सकते हो। या फिर अरे आप मेरा नाम क्यों नहीं लिखते हो, नवीन बाजपेयी हैज अ गिफ्ट ऑफ गैब। अरे भैया हम में भी तो बोलने की क्षमता है, इसी तरह से आपके वीके सर हैं, सत्यम सर हैं, सागर सर हैं, तो सब में बोलने की कला होती है। और मुझे लगता है कि देश के सभी अध्यापक जितने हैं, 99.99% में कह सकता हूं कि सारे अध्यापकों में बोलने की कला जरूर होती है, और बिना उस कला के अध्यापक अध्यापक नहीं रह सकता है, क्योंकि ज्ञान की सीमाएं होती हैं। लेकिन ज्ञान की सीमाओं को जब लांघना शुरू करते हैं तो वो उस कला के जरिए करते हैं, दैट इज गिफ्ट ऑफ गैब। आई होप कि आपके पास क्लियर हो गया होगा। अगले इडियम पर आ जाते हैं, 18 नंबर पर, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। क्या लिखा हुआ है? टू स्ट्रेन एवरी नर्व। आपके पास ऑप्शन है, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, टू फील वीक एंड टायर्ड, टू बी अ डिलिजेंट वर्कर, और है टू बी मेथोडो सॉरी क्या लिखा हुआ है, मेथोडिकल इन वर्क। फटाक से इसका ऑप्शन देंगे भाई, क्या ऑप्शन होगा इसका सही आंसर? बहुत सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए मुझे लगता है, और आप सभी लगभग दे ही रहे होंगे। देखो भाई, अगर आपने कभी ब्लड वर्ड निकाला हो, मतलब निकलवाया हो, निकाला नहीं होगा, निकलवाया होगा, तो जहां निकलवाने जाते हो ब्लड टेस्ट कराने, वहां पर डॉक्टर जो होता है या जो भी निकालने वाला होता है, वो आपके बॉडी के नसों को पहले ऐसे करता है ना? वो कहता है इनको खींचो, इनको क्या करो, टाइट करो। ये बोलता है कि नहीं बोलता? ताकि वो देख सके। और कई बार ये होता है कि कुछ लोग जैसे अब जैसे जिम विम जाने वाले जो होते हैं, उनकी नसें तो बाहर ही फट के आ रही होती हैं। जो जिम छोड़ चुके हैं वो हमारे जैसे हाल हो जाते हैं। अब ये नहीं बता रहे कि जिम जाते थे हम, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो जीवन में कभी जिम नहीं गए होते हैं या फिर किसी तरह का हार्डवर्क नहीं किया होता, जैसे लड़कियों की हम बात करें, तो उनके हाथ बड़े मुलायम होते हैं, तो उनकी नसें देखने में या देखने में बड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे में डॉक्टर करता क्या है, यहाँ पर ये सब बांधे बांधेगा, वो सब फीता वीता लगाता है, जो भी करता हो, और हर तरह के प्रयास करता है, हर तरह के प्रयास करता है कि भैया वो नस दिख जाए। नर्व को नस से याद रखेंगे, और स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव या खिंचाव। तो हर नस खींचना, इसका मतलब क्या है? अटमोस्ट एफर्ट करना। या फिर यूं कहें कि जिम में जब हम जाते हैं, तो अगर हमने अटमोस्ट एफर्ट किया है, अगर हमने अपनी नर्व को स्ट्रेन किया है, खिंचाव किया है, तो इसका मतलब है अटमोस्ट एफर्ट हमने कर रखा है, और तभी हमारा एक बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। तो जीवन में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, टू बी सक्सेसफुल यू विल हैव टू स्ट्रेन एवरी नर्व ऑफ योर बॉडी। बात समझ में आ रही है? अपने जीवन में सफलता के लिए आपको अपनी बॉडी का हर एक नस में बेटा स्ट्रेन करना पड़ेगा, तनाव खिंचाव दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज सफलता नहीं होती। फिलहाल डिलीजेंट की बात करें तो यहां पर इसका मतलब मेहनती होता है, वीक कमजोर हो जाता है, टायर्ड थका होता है। और मेथोडिकल मतलब कि मेथड से काम चलाने वाला, किसी न किसी तरह के मेथड का कोई इस्तेमाल करता है, जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अभी, आपको जिम के थ्रू याद कराने का कोशिश कर रहा हूं कि भैया जिम में जाते हैं तो नसें खिंचती हैं, और वहां हम सारे प्रयास करते हैं, एटमोस्ट एफर्ट कर रहे होते हैं भार को उठाने के लिए। अगला है आपका टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। बड़ा कमाल का है, और ये मुझे जहां तक लगता है, जो मेरा अनुमान है, मेरे हिसाब से ये कम से कम 40 से 50 बार पूछा गया होगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, मेरे अनुमान से। बाकी आपका अनुमान क्या कहता है वो आप समझिए, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि ये बहुत बार पूछा गया, और जो चीज बहुत बार पूछी जा चुकी है उसको पढ़ना लाजमी है और जरूरी भी है। चलिए फटाक से इस प्रश्न का देंगे उत्तर।
देखो भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का। देखो फ्लॉग का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक मारना। क्या होता है? चाबुक मारना। अब ये समझो मेरे भाई कि तुम ये बताओ, अगर किसी मरे हुए घोड़े को, डेड हॉर्स को चाबुक मारोगे तो क्या होगा? अरे उठ खड़ा होगा, चलने लगेगा, ऐसा ही तो होगा। अरे नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिलहाल आप क्या लगाएंगे इसको? टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव कार्य करना। ठीक है। नहीं, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी। इसका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों दूसरा। इसका सही आंसर होना चाहिए ये वाला, वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपने प्रयासों को बर्बाद करना। अरे मेरे भाई, घोड़े को चाहे जितना फ्लॉग कर लो, चाबुक मार लो, और खास करके डेड हॉर्स का, तो आंसर क्या होगा फिर भैया आपका? अपने आप प्रयास जो कर रहे हो वो बर्बाद ही तो कर रहे हो। आपने एक और सुना होगा, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़े पबुराए और बोलो तारा रा रा रा, है ना? ये सुना होगा आपने। तो वो एक्चुअली चीज होती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना जिसको समझ में नहीं आ सकता है, उसको समझाना टाइम बर्बाद करने के बराबर है और कुछ नहीं है। फिलहाल आप आंसर लगा देंगे इसका सी वाला, वेस्ट वंस एफर्ट्स, यानी अपने प्रयासों को बर्बाद करना, क्योंकि मरा घोड़ा चलकर भागने नहीं लगेगा चाबुक मारने से। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। अपने आप एड़ियों को, जो आप एड़िया की जोड़े हैं, जो पेयर हैं, उनको कह रहे हो अरे बिल्कुल साफ सुथरे तो है एकदम, और इसको याद कैसे कर सकते हैं? टू हाइड, टू स्केप, टू परसू, टू फॉलो, क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखो भाई, इसका आंसर होगा बी वाला, टू स्केप, यानी कि बच निकलना या बचना, लिख लेना हिंदी में। ठीक है, बच निकलना या बचना। अब देखो टू क्लीन, इसको कैसे याद करेंगे? आपने वो प्रोग्राम तो देखा ही होगा, CID। अब उस प्रोग्राम में क्या होता है कि बोला जाता है कि भैया उसको पकड़ के लाओ जो यहां मर्डर सीन पर था। तो बोले ऐसा है, मुझे कुछ लोगों पर शक है, मैं उनमें से कुछ को उठा लाता हूं। दया गए, दरवाजा दरवाजा तोड़ के उठा लाए। उसके बाद जो व्यक्ति क्रिमिनल था वो अपने घर है, सर देखिए ना मेरे पैरों को निशान मिले हैं क्या? नहीं ना सर। अरे मेरे एड़ियों पर, मेरे जूतों पर मिट्टी भी तो नहीं लगी हुई है, आप कैसे जज कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा होता है, अपने क्लीन पेयर ऑफ हील्स कह दें, शूज कह दें, वो दिखा रहा है कि अगर मैं यहां आया होता, इस घटना स्थल पर आया होता, तो यहाँ की जो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, हरी गुलाबी जैसी भी मिट्टी हो मेरे पैरों में लगी होती, और वो बचने का प्रयास कर रहा होता है। तो भैया एस्केप वाला इसका आंसर लिख लेंगे। हाइड मतलब छुपना होता है। नियर आंसर है, मतलब आंसर नहीं है लेकिन नियर है, ये बोला हूं, बट आंसर आप हमेशा ये लगाना, एस्केप मतलब बच निकलना। परसू का मतलब पीछा करना, यही वाले सेम है, फॉलो और परसू एक ही होता है। जैसे आपको अपने करियर का परसू करना चाहिए, है ना? परसू और फॉलो का अंतर क्या होता है, इसको सिखाने के लिए मैं ऑलरेडी एक दिन फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास में सिखा चुका हूं। फिर भी परसू का मतलब वो होता है जिसको आप दिल से पीछा करते हैं, बहुत ज्यादा ढंग से पीछा करते हैं। उदाहरण के तौर पर सफलता को हम लोग परसू करते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष या महिला, या जानते ही हैं आप समाज में कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं सिर्फ इस वजह से, फॉलो करने की वजह से। तो आप अपने जीवन में परसू करिए, जो कि पॉजिटिव वाइब्स देता है, फॉलो मत करिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टू डाई इन हार्नेस, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, तो यही कहीं आंसर होगा। ये देखिए, टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी सर्विस के दौरान मरना। अब इसका एक ऑप्शन हम लोगों ने लगाया था, उसमें क्या? टू डाई वाइल वर्किंग। फिलहाल यही आंसर हो जाएगा। अगला है टू फेदर वंस नेस्ट। देखो फेदर का मतलब क्या होता है? पंख होता है। वंस आप जानते ही हैं। नेस्ट मतलब होता है घोंसला। तो अपने घोंसले में, नेस्ट में क्या करना? फेदर लगाना। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? देखो कौन बता रहा है, जो बता रहे हैं बताते रहें लगातार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर लगातार आते रहना चाहिए। है ना? देखो भाई, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस, दूसरा है समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, तीसरा है टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, यानी कि फायदा उठाना वो भी बेईमानी के साथ, और ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, यानी बेईमानी के साथ लाभ उठाना इज कॉल्ड व्हाट? टू फेदर वंस नेस्ट। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कोल्ड कंफर्ट। आप किसी को कंफर्ट दें और कोल्ड कंफर्ट दें, है ना? अब जैसे किसी को ठंडी लग रही हो। फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं। एब्सर्डिटी है, डिसेप्शन है, स्लाइट सेटिस्फैक्शन है, और फूलिश प्रपोजल है। ये चार ऑप्शन है। फटाफट से इस प्रश्न का देंगे उत्तर भाई। बहुत सारे बच्चों के ABCD और तमाम आते जा रहे हैं, तो देख लेते हैं भाई किसका कौन सा होगा, है ना? ओके, एब्सर्डिटी देखो क्या होता है। एब्सर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है बेतुका। क्या होता है? या बेतुकापन। इसको पूरा शुद्ध हिंदी में बात करें तो बेतुकापन पढ़ा जाएगा। डिसेप्शन की बात करें तो डिसेप्शन का मतलब होता है छल, और स्लाइट सेटिस्फैक्शन में जो स्लाइट लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कम,
या कमजोर कह सकते हैं। और सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? संतोष। तो भैया किसी को संतोष तो दे रहे हो लेकिन उसमें कमी है। और फूलिश मूर्ख होता है प्रपोजल, मतलब होता है शुद्ध हिंदी में प्रस्ताव। तो सही आंसर जो इसका लगने वाला है, मुझे लगता है अभी तक आंसर पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो लिख लेना, सी आंसर होगा स्लाइट सेटिस्फैक्शन। यानी कि आप देखो भाई क्या हुआ अब बताता हूं। अभी अभी ठंड होकर गुजरी है और ऐसे ठंड में तमाम लोगों ने कंबल बांटे हैं। तो कई बार हम ये देखते हैं कि लोग कंबल इतने बेकार बेकार बांट देते हैं। हालांकि मैंने तो जीवन में भी वो भी नहीं किया, तो मैं उन लोगों को टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कर देते हैं, पता लगा बाद में ले ही जाते हो। तो ऐसे स्थिति को ठंड में किसी ने क्या किया, कोल्ड कंफर्ट दे रहे हैं वो, क्योंकि वो कंबल किसी काम के नहीं है, वो इतने पतले हैं, इतने पतले हैं कि उनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो वो कंफर्ट तो दे रहे हैं, वो आराम तो दे रहे हैं, लेकिन भैया वो कोल्ड के साथ है। तो ऐसे कोई बोलते हैं भैया आप संतोष तो होगा हमें कि आपने कंबल दिया, लेकिन कम होगा, है ना। तो किसी को आप अगर ये बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, परेशान ना हो, है ना, ये नॉर्मल किसी को सेटिस्फाई करना होता है। लेकिन अगर भैया किसी को गहन करना हो तो कुछ लोग अपना गले वाले लगा लेते हैं। अब तुम लोग जाकर गले में लगाने मत लगना, लेकिन ऐसा सामान्यता होता है। तो आप फिलहाल कोल्ड कंफर्ट किसी को ना दे या सबको ना दें, ये मैं बोलूंगा, लेकिन आप पता नहीं क्या करोगे, खैर वो आपकी बात है। फिलहाल सही आंसर इसका स्लाइट सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। 24वें पर आ जाते हैं, टू बी ऑल एट सी। ये मैंने आपको प्रेपोजिशन वाली क्लास में सिखाया था और वहां पर आपको मैंने लिखवाया था टू बी ऑल एट सी। मैंने सिर्फ इतना लिखवाया था एट सी, जिसका मतलब सबसे पहले बच्ची ने दे भी दिया था, प्रियंका ने शायद सबसे पहले आंसर दिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आए थे, पजल्ड आए थे, कंफ्यूज आए थे। ठीक है, अरे रुको भाई, आंसर तो लगा ले फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, हमेशा की तरीके इसका भी सही उत्तर बता दिया गया। अच्छा, फैमिली वोयाज का मतलब होता है पारिवारिक समुद्री यात्रा। वोएज लॉस्ट एंड कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कि खोए हुए और भ्रमित। इन द मिडिल ऑफ द ओशन यानी ओशन के बीच में, और अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड यानी कि आइलैंड के आसपास या उसकी लगातार स्ट्रिंग मिलती जा रही है। स्ट्रिंग वैसे तो गिटार में आपने जो वायर देखी है उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। अब इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होगा इसके लिए आप लोग देख सकते हैं। सही आंसर इसका होगा लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। अगर आप पूरी तरह से समुद्र में है, आप पूरी तरह से सी में है, तो भैया क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं कि किस दिशा में जाना है, क्योंकि आप कोई बहुत बड़े नौका चलाने वाले तो है नहीं, आप कोई शिप के वो तो है नहीं, है ना। तो भाई अगर आप सी में हो जाते हैं, समुद्र में हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। बिना किसी कंपास के अगर चले गए तो, खास करके क्योंकि दिशा का पता नहीं चलता है। अगले वर्ड पर आते हैं, अगले इडियम पर आते हैं। लिखा हुआ है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलो इसको आंसर बताएंगे। पहला वर्ड है आपके पास, पहला ऑप्शन है अ डिलेड इवेंट, दूसरा है एन इन एक्सप्लिकेबल इवेंट, और है अनएक्सपेक्टेड, अनप्लीजेंट। ये सारे आपके पास जो वर्ड्स हैं, सही आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा, डिलेड मतलब होता है देरी से हुआ, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको एक्सप्लेन ना किया जाए, मतलब बड़ा अजीब से टाइप का इवेंट हुआ हो, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी। फिलहाल सही आंसर इसका लगाएंगे सी। और इसको याद कैसे करेंगे, ब्लू। अगर मैं बात करूं ब्लू क्या होता है, वैसे तो कहेंगे सर ब्लू है पानी पानी, लेकिन मेरे भाई ब्लू जो होता है वो आपके क्या होते हैं, आकाश वगैरह जो होता है ना, इसको लोग होता है ना नीला बादल। इसी तरह से बोल्ट की अगर हम बात करें तो बोल्ट क्या होता है, झटका होता है बोल्ट, ठीक है। और बिजली का वैसे वोल्ट होता है, लेकिन आप बोल्ट से ही याद कर सकते हो। तो झटका, अगर आकाश से झटका आता है मेरे भाई, यानी अगर आकाश की बिजली गिर जाती है तो वो कैसी होती है, आकाश से गिरा झटका हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। नो वन एक्सपेक्ट्स इट टू बी हैपन। भाई किसी को नहीं पता है ना कब हो जाएगा, है ना, अचानक से कभी भी हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं अपने जो है अगले 4-5 क्वेश्चन पर। बस फटाक से अपन लोग खत्म कर देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है टू बाइट द डस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है धूल चाट जाना। अरे भैया कहा जाता है ना कि इतना मारेंगे ना कि धूल चाटते रह जाओगे। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ईट वोराशियसली, यानी कि बहुत भयानक रूप से खाना, ये आंसर होगा। हैव नथिंग टू ईट यानी कुछ भी ना होना, ईट रूट्स यानी जड़े खा लेना। ऑप्शन में आंसर नहीं दे रखा है, सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, धूल चटा देना। सही आंसर होना चाहिए था टू फेल, क्या होना चाहिए था, टू फेल यानी कि असफल हो जाना। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टू टेक वंस हील, ये मैं आपको बता ही चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, नहीं बताया तो लिख लेना, इसका आंसर हो जाएगा टू रन अवे यानी कि भाग जाना, अपनी हील उठा के भाग जाना, है ना। सामान्यतः होता क्या था कि आजकल की महिलाएं या लड़कियों की बात करें तो बड़ी बड़ी हील्स पहनती हैं, सैंडल्स पहनती हैं, और जब उनकी भागने की बारी आती है तो क्या करती है, अपनी हील उठाकर भागती है, क्योंकि हील में दौड़ तो पाएंगी नहीं। तो टेक वंस हील्स कैसे याद करोगे, रन अवे, भैया अपनी हील उठाई और दौड़ गई।
अगला है आपका अ डैम्प स्क्विब। देखो भैया स्किप क्या होता है पहले तो उसको समझ लो, डैम्प क्या होता है उसको समझ लो। देखो डैम्प का मतलब होता है भीगा हुआ, क्या होता है डैम्प का मतलब, भीगा, और स्किप का मतलब होता है छुरछुरी। तो ये बता दो, अगर दिवाली में तुम छुरछुरी लेके आए हो और वो भीगी है तो वो कैसा होगा मेरे भाई, वो कैसी होगी, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट होगा, कि बड़े उम्मीद से लेकर आए कि अभी जाएंगे दिवाली में बम धड़ाका करेंगे, एकदम जाके छुरछुरी बजाएंगे, जाके मोहल्ला बिल्कुल हरा पीला लाल गुलाबी कर देंगे बजा बजा के, है ना, बम ही बम मारेंगे। लेकिन आपको क्या हो गया, भीगा हुआ लेके आए थे, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटिंग स्थिति आ गई और निराशाजनक आपका परिणाम आ गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इन कोल्ड ब्लड, ठंडे ब्लड में, ठंडे खून में। तो भैया इसका जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो है एंग्रली, डेलिबरेटली, एक्साइटेडली और स्लोली। फिलहाल सही आंसर इसका हो जाएगा डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर। अगर कोई मर्डर जानबूझकर किया जाता है तो उसे कहा जाता है ही मर्डर्ड दैट पर्सन इन कोल्ड ब्लड। और अगला जो आपके पास है दैट इज टू टेक समवन फॉर राइड, यानी किसी को राइड पर ले जाना। सामान्यतः तो ये होता है कि किसी को चलो थोड़ी बहुत खुशी देना, चलो बोलेंगे आज घुमाने ले चलते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं दोस्त यार। लेकिन आपने क्राइम पेट्रोल जरूर देखा होगा। क्राइम पेट्रोल में क्या होता था, रात में कोई अकेली महिला जा रही होती थी और उसको कोई टैक्सी वाला, कोई कार वाला, कोई बाइक वाला आता था और कहता था मैडम आपको मैं छोड़ दूं, आपको राइड पर ले चलूं या आपको छोड़ दूं आपके घर तक, बहुत रात हो रही है, ऑटो टैक्सी मिलेगा नहीं कुछ। तो मेरे भाई उसमें क्या होता था, अल्टीमेटली उसमें यह होता था टू डिसीव समवन, यानी कि उसमें धोखा हो जाता था। क्या होता था, धोखा हो जाता था। तो भैया कभी किसी को ना राइड देना ना किसी से राइड लेना, नहीं तो तुमको लोग डिसीव कर देंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका बी वाला। तो फिलहाल ये 30 इडियम्स जो हमने आज आपके साथ में डिस्कस किए ना मेरे भाई, ये मेजर इडियम्स हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से समझाने का प्रयास हमने किया है आपको समझ में भी आया होगा। अब एक बार में याद हो या ना हो ये बात अलग है, लेकिन आपको बार बार इन्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बार बार वीडियो को देख लेना, रिपीटेडली वीडियो को देखो या बार बार याद करने का कोशिश करो। फिलहाल मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की बात को यहां पर करते हैं समाप्त। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।